वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। 10वीं साइंस की क्लास चल रही है अपनी। 10वीं साइंस क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे छठा चैप्टर की, और उस छठा चैप्टर के अंदर हम बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम पढ़ चुके थे। उत्प्रेरक के बारे में प्रीवियस वीडियो के अंदर, जस्ट पहले वाले जो वीडियो था इसके अंदर बात की थी हमने उत्प्रेरक के बारे में। हम एक थोड़ा सा समराइज कर देते हैं उत्प्रेरक को कि किस प्रकार हमने उत्प्रेरक को समझाने का प्रयास किया आपको। ठीक है, तो उत्प्रेरक जो होते हैं ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को क्या कर देते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी कि उसके वेग को क्या कर देते हैं, कम ज़्यादा कर देते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये जो उत्प्रेरक होते हैं अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं किंतु स्वयं कैसे रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। हमने ये भी बताया था कि उत्प्रेरक की कुछ विशिष्टताएँ होती हैं, कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। ये उत्प्रेरक क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। उत्प्रेरक कैसे होते हैं, विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट रासायनिक अभिक्रियाओं को ही क्या करते हैं, उत्प्रेरित कर देते हैं। उत्प्रेरक जो होते हैं ताप पर निर्भर करते हैं। उत्प्रेरक जो होते हैं पीएच पर निर्भर करते हैं। उत्प्रेरक जो होते हैं सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। इनकी अधिक मात्रा की जरूरत नहीं होती है, सूक्ष्म मात्रा में ही ये पर्याप्त होते हैं, अपने कार्य कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने ये भी कहा था कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया में जो अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया होती है उन दोनों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं उत्प्रेरक जो होते हैं साम्यावस्था को प्रभावित किए बिना अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या घटाने का कार्य करते हैं। हमने आपको ये बताया था कि उत्प्रेरक जो होते हैं उत्प्रेरक के प्रकार के बारे में बताया था हमने। तो उत्प्रेरक के प्रकार हमने कई प्रकार से हमने डिवाइड किया था उत्प्रेरक को। तो पहला जो प्रकार था हमने बात की थी अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर बात की थी, अवस्था के आधार पर बात की थी। उत्प्रेरक को अवस्था के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो था हमारे पास समांगी उत्प्रेरक और दूसरा था विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक के लिए हमने ये बताया था आपको कि जब उत्प्रेरक क्रियाकारक और उत्पाद की जो भौतिक अवस्था होती है वो कैसी होती है, समान होती है, तो ऐसे उत्प्रेरक कहलाते हैं समांगी उत्प्रेरक। क्या कहलाएंगे, समांगी उत्प्रेरक। दूसरी हमने बात बताई थी आपको विषमांगी उत्प्रेरक के बारे में। तो विषमांगी उत्प्रेरक के अंदर हमने ये बताया था कि जब उत्प्रेरक और अभिकारक या उत्पाद की भौतिक अवस्था कैसी होती है, अलग अलग होती है। उत्प्रेरक और उत्पाद या उत्पाद या अभिकारक की जो सांद्रता होती है, अवस्था होती है, भौतिक अवस्था होती है, वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो ऐसे उत्प्रेरक कहलाते हैं विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये हमने अवस्था के आधार पर डिवाइड किया था, किसको, उत्प्रेरक को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि उत्प्रेरक को हम क्रिया के आधार पर और डिवाइड करते हैं। क्रिया के आधार पर इनको हमने विभाजन किया है। तो क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला उत्प्रेरक हमारे पास धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा उत्प्रेरक हमारे पास ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरा उत्प्रेरक हमारे पास स्वतः उत्प्रेरक, और चौथा उत्प्रेरक हमारे पास जैव उत्प्रेरक, जिसे हम कहते हैं एंजाइम। ठीक है, हम प्रीवियस वीडियो के अंदर बात कर चुके थे धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में बात कर चुके थे, ऋणात्मक उत्प्रेरक के बारे में बात कर चुके थे, और तीसरा जो हमारे पास स्वतः उत्प्रेरक उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जैव उत्प्रेरक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, जैव उत्प्रेरक के बारे में बात करेंगे। तो जैव उत्प्रेरक को पढ़ने से पहले हम ये बात करते हैं कि उत्प्रेरक सामान्यतः क्या होते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, उनके वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनके वेग को घटाते हैं या बढ़ाते हैं। लेकिन जब उत्प्रेरक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को दर को प्रभावित करते हैं, तो अब इस कंडीशन में हम उसको क्या कहेंगे, जैव उत्प्रेरक कहेंगे। और जैव उत्प्रेरक को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एंजाइम। क्या कहते हैं, एंजाइम। तो यहाँ पर हम बात करेंगे चौथा जो प्रकार था हमारे पास। अरे भाई, हमने ये बताया था कि किसके आधार पर, क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। नंबर 1 बात की थी हमने धनात्मक उत्प्रेरक, नंबर 2 बात की थी ऋणात्मक उत्प्रेरक, और नंबर 3 जो बात की थी हमने वो बात की थी हमने स्वतः उत्प्रेरक। और नंबर 4 जो बात की थी हमने वो बात की थी हमने बात क्या की थी, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक इन तीनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करेंगे किसकी, जैव उत्प्रेरक की बात करेंगे। तो देखिएगा जैव उत्प्रेरक के बारे में।
बायोकैटलिस्ट या एंजाइम। बायोकैटलिस्ट या क्या बोलेंगे इसको, एंजाइम बोलेंगे, ठीक, एंजाइम बोलेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कि ये बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं। वे उत्प्रेरक जो जीवों में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जैव उत्प्रेरक या फिर एंजाइम या फिर किण्वक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, किण्वक कहलाते हैं। अब ये जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम ये जैसे उत्प्रेरक की विशेषता, उत्प्रेरक के विशेष गुण होते हैं, उसी प्रकार किसके गुण होते हैं, एंजाइम के गुण होते हैं, विशिष्ट गुण। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें यहाँ पर जैव उत्प्रेरक के लिए, माल्टोज जो है हमारे पास एक डाइसैकेराइड है। माल्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है। उसको ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है एक एंजाइम है, वो है माल्टेज। कौन सा एंजाइम है, माल्टेज। माल्टोज उसको किस में बदल रहे हैं, ग्लूकोज में। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये हमारे पास क्या है, डाइसैकेराइड। बोले तो कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप, एक तरह से छोटा रूप। ये हमारे पास क्या है, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड है। और यहाँ पर कौन सा एंजाइम है, माल्टेज। कौन सा एंजाइम है, माल्टेज। माल्टेज ये जो है हमारे पास जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, जैव उत्प्रेरक है। ऐसे हम बात करें सेलुलोज, सेलुलोज को जो बदल रहा है हमारे पास वो एंजाइम है सेलुलेज। सेलुलेज। इस प्रकार हम बात करते हैं यहाँ जैसे पेक्टिन, कार्बोहाइड्रेट है, इसको बदलने वाला कौन सा एंजाइम है, पेक्टिनेज। कौन सा एंजाइम है, पेक्टिनेज एंजाइम है। तो यहाँ पर और भी हम बात कर रहे हैं, जैसे प्रोटीन को बदलने वाला जो हमारे पास एंजाइम है, प्रोटीएजेज है। प्रोटीएज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करते हैं, हमारे पास जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। और जैसे हमारे पास है एक एंजाइम और है हमारे पास, यूरिएज एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, यूरिएज एंजाइम। यूरिएज एंजाइम, जो यूरिया होता है ना, यूरिया उसको अपघटित कर देता है NH2 प्लस CO2 में, ठीक है, यूरिया। अब ये यूरिया क्या है, NH2CO NH2 प्लस NH3 प्लस CO2। यहाँ पर वो जो एंजाइम है वो क्या है, यूरिएज। कौन सा एंजाइम है, यूरिएज। क्या नाम बोलते हैं इसको, यूरिएज। ये भी क्या है, बायोकैटलिस्ट है। किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बायोकैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम हमारे पास जो कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं।
हम यहाँ पर पाचन क्रिया के अंदर डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पाचन क्रिया के अंदर मुख गुहा के अंदर ही पाया जाता है हमारे पास एक एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम जो कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको क्या करता है, डाइसैकराइड या एल्फा-सिमिडेक्सट्रिन में बदलने का कार्य करता है, टाइलिन एंजाइम जो बोलते हैं इसको। उसके बाद आमाशय के अंदर बात करते हैं, जठर रस में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं, वसा पाचक एंजाइम होते हैं, जैसे लाइपेज एंजाइम है, न्यूक्लिक अम्ल को पचाने वाले एंजाइम है जैसे न्यूक्लियस एंजाइम है। वो न्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं वो भी क्या है, जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। इस प्रकार छोटी आंत के अंदर जो पाचक एंजाइम होते हैं वो भी क्या है, जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जैव उत्प्रेरक के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम एक टेक्निकल टर्म्स आती है हमारे पास, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। एक हमारे पास एक टर्म्स आती है उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, इसके बारे में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, जो ऐसे उत्प्रेरक जो क्रियाशीलता को क्या करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं, क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरक वर्धक नहीं। मतलब ये है कि ये क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक हमारे पास है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष ये क्या करते हैं, क्रियाशीलता को कम करते हैं। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं, क्रियाशीलता को क्या करते हैं, कम करते हैं, क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरक विष कहलाएंगे। या कुछ एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं तो मैं आपको कोशिश करूंगा एग्जाम्पल देखने की, जहां पर आपको इसको और ढंग से समझाने का प्रयास करें हम। यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक, चलो खैर यहाँ पर कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिल पा रहा है हमारे पास अभी, ठीक है। तो देखते हैं, आगे देखते हैं। उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष के बारे में हमने एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे थे, तो एग्जाम्पल हमारे पास ये देखिएगा। उत्प्रेरक वर्धक जो एग्जाम्पल है उसके लिए हम देखते हैं, नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाती है, NH3। क्या बना रही है, NH3 बना रही है। किसकी उपस्थिति में हो रही थी अभिक्रिया, Fe। कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है, Fe की उपस्थिति में। अगर इसमें मोलिब्डेनम डाल दें, हम क्या डाल दें, मोलिब्डेनम डाल दें, क्या डालें इसके अंदर, मोलिब्डेनम डाल दें, मोलिब्डेनम MO, तो यहाँ पर ये जो Fe उत्प्रेरक है, Fe उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देगा, मोलिब्डेनम बढ़ाने का कार्य करेगा। यहाँ पर Fe उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को मोलिब्डेनम बढ़ाने का कार्य करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर मोलिब्डेनम जो है ना वो क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक वर्धक। क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक वर्धक। और एक बात हम बात करें उत्प्रेरक विष के बारे में। उत्प्रेरक विष में भी क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन है और ये है हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना रही थी, अमोनिया गैस बना रही थी, लेकिन किसकी उपस्थिति में, Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में।
लेकिन अगर इसके अंदर हम क्या डाल दें, कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दें, क्या डाल दें, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां पर क्या डाल दें, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या करता है, Fe उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता है। Fe उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देता है, कम। यहां पर देखते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड जो है Fe उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता है। Fe उत्प्रेरक जो है, Fe उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करने का कार्य कम कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे पास ये क्या है, उत्प्रेरक विष, क्या है, उत्प्रेरक विष। कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। दो रिएक्शन बताई हमने अभी आपको, कितनी रिएक्शन बताई, दो रिएक्शन, उत्प्रेरक वर्धक के बारे में और उत्प्रेरक विष के बारे में। एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को उत्प्रेरित कौन कर रहा है, आयरन कर रहा है, और आयरन के साथ साथ मोलिब्डेनम डाल दें तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं Fe की जो क्रियाशीलता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता है, वो क्या है, वो बढ़ जाती है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दिया जाए तो क्या होगा, क्रियाशीलता कम हो जाती है। N2 प्लस H2 Fe की अवस्था में, सामान्य अवस्था में चल रही है, ठीक, और क्या बन रहा है, NH3। अगर इसमें हम क्या डाल दें, मोलिब्डेनम डाल दें, तो यहाँ की इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो ये क्या आ गया, उत्प्रेरक वर्धक। और दूसरा एग्जाम्पल हम बात करें, N2 प्लस H2 तीर का निशान NH3। यहाँ Fe की उपस्थिति में अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड और डाल दें तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्रियाशीलता कम। क्रियाशीलता कम का मतलब उत्प्रेरण क्षमता, उत्प्रेरण क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर ये जो क्या है, उत्प्रेरक विष कहलाएगा, क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक विष कहलाएगा, ठीक है। तो हमने दो प्रकार के टेक्निकल टर्म्स यूज किए, तो हमने बात की उत्प्रेरक वर्धक और दूसरी बात की उत्प्रेरक विष। विद एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया यहाँ पर। अब हम कुछ नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर कुछ बचा हुआ उस मैटर को हम देखते हैं। कोई मैटर बता हुआ हो कोई, उसको हम विशेष रूप से इंगित करेंगे आपको। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है अपने पास, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है, जल के, हाइड्रोजन गैस के साथ कराई जा रही है, और कॉपर और जल बन रहा है। ये देखेगा अभिक्रिया हमारे पास दी गई कोई अभिक्रिया है, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया CuO की अभिक्रिया H2 के साथ कराने पर क्या बन रहा है, Cu प्लस H2O। तो पहली बात तो हम यहाँ देखेंगे कि ये जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या पढ़ी थी, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में ये बताया था हमने आपको कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके दौरान ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो ये अभिक्रिया हमारे पास कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है अपचयित पदार्थ, उपचयित पदार्थ, अपचायक पदार्थ और उपचयक पदार्थ और अपचायक पदार्थ। उपचयित पदार्थ, उपचयित पदार्थ का मतलब ये है जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसका उपचयन हो रहा है। अपचयित पदार्थ जिसका अपचयन हो रहा है। अपचायक पदार्थ, अपचायक, उपचायक पदार्थ, उपचायक, उपचायक है ऑक्सीकारक पदार्थ जिसका अपचयन होता है। और यहां पर क्या है, अपचायक पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यहां पर जिसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। हमने ये चार टर्म्स बताई थी आपको, पहले भी बताई थी, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है, जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। ऑक्सीकरण शब्द के लिए हमने एक दूसरा शब्द यूज किया था, वो किया था हमने अपचयन, उपचयन। क्या यूज किया था, उपचयन। ऑक्सीकरण शब्द के लिए हमने दूसरा शब्द यूज किया, वो कौन सा यूज किया, उपचयन, उपचयन, ठीक है।
तो हम यहाँ देखते हैं, एक बार तो देख लेते हैं किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है भाई, ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकलने को हमने कहा था अपचयन। क्या कहा था हमने, अपचयन, अपचयन हो गया। दूसरा हमने कहा कि H2O, H2 से क्या बन रहा है, H2O, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। इसका दूसरा नाम क्या बता रहे थे हम, उपचयन। क्या नाम बता रहे हैं इसका दूसरा, हम क्या कह रहे हैं, उपचयन, अपचयन नहीं, उपचयन। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, उपचयित पदार्थ, यानी कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयित पदार्थ किसका उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर किसका उपचयन हो रहा है, H2 का। तो उपचयित पदार्थ क्या है हमारे पास, H2। दूसरा पूछ रहा है अपचयित पदार्थ किसका अपचयन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का। किस में हो रहा है, कॉपर में। तो ये हमारे पास क्या हो गया, CuO। क्या हो गया, Cu, कॉपर ऑक्साइड। अब कह रहा है उपचायक पदार्थ या ऑक्सीकारक पदार्थ जिसका अपचयन होता है वो कहलाता है उपचायक पदार्थ या ऑक्सीकारक। तो अपचयन किसका हो रहा है भाई, कॉपर ऑक्साइड का। तो ये हमारे पास उपचयित पदार्थ क्या होगा, CuO। क्या होगा, CuO। अब हमारे पास बात है अपचायक पदार्थ, यानी कि जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है हमारे पास, H2 का। किसका हो रहा है, H2 का। तो यहाँ पर हमने ये देखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस रिएक्शन दी जाती है, एक अभिक्रिया दी जाती है, उसके अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि उपचयित पदार्थ, अपचयित पदार्थ, अपचायक पदार्थ और उपचायक पदार्थ ये कौन कौन से होते हैं। तो जब तक हम ऑक्सीकरण अपचयन को नहीं समझ पाते, जब तक हम अपचायक ऑक्सीकारक को नहीं समझ पाते, तब तक इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये रिएक्शन हमारे पास कौन सी है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। और रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं। तो उस प्रकार हमने, जैसे हमने बताया था पहले वीडियो के अंदर, उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने की कोशिश की कि दी गई रिएक्शन का नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर ये 4 पॉइंट्स पूछे गए इसके अंदर, कौन कौन से ये पॉइंट्स, इसको हमने इस प्रकार एक्सप्लेन किया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इस चैप्टर के अंदर हमने शुरुआत में बात की थी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण हमने 2 प्रकार बताई थी आपको, एक तो असंतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरी बताई थी संतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण के अंदर हमने आपको बताया था जब क्रियाकारक और उत्पाद के अंदर तत्व, परमाणु और द्रव्यमान संख्या कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो इस प्रकार की समीकरण जो होती है, वो समीकरण जो होती है वो कैसी कहलाती है, असंतुलित होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण के अंदर हमने बताया था कि भाई ये जो है संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है, यानी कि क्रिया से पहले और क्रिया के बाद में तत्व, परमाणु की संख्या और द्रव्यमान संख्या कैसा होता है, समान बनता है। तो ये हमने बताया था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, फिर भी कुछ कमियां हैं जिनके बारे में रासायनिक समीकरण की सहायता से हमें पता नहीं चलता है। पहली बात तो ये है कि अभिकारक जो अभिक्रिया है उसमें लगने वाला पूरा समय जो है, अभिक्रिया में लगने वाला समय, उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती हमें रासायनिक समीकरण से। जब हम रासायनिक समीकरण को डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, तो उस दौरान हमें ये पता नहीं लगता कि रासायनिक समीकरण जो है, उस रासायनिक समीकरण की सहायता से अभिक्रिया में कितना समय लगेगा, कितने समय में वो पूरा होगी, इसके बारे में कोई पता नहीं चलता। तो ये इसकी सीमा है, यानी कि इसकी कमी है। सीमा मतलब एक तरह से कमियां, इसका पता नहीं चलता। ठीक, अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रताओं के बारे में पता नहीं चलता, मतलब कितनी मात्रा में पाई जा रही है, कोई किस सांद्रता में कोई अभिकारक है, किस सांद्रता में उत्पाद का निर्माण हो रहा है, उस सांद्रता का पता नहीं चलता हमें। हाँ, द्रव्यमान संख्या का पता चल जाता है, लेकिन सांद्रता का पता नहीं चलता हमें। ठीक है, तो यहाँ अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में जो हमारे पास अभिकारक और उत्पाद होते हैं, उनकी कितनी सांद्रताएं हैं, कितनी सांद्रताएं निर्मित हुई है या किस सांद्रता में बन रहे हैं वो, उस चीज़ के बारे में पता नहीं चलता हमें। ये भी क्या है, रासायनिक समीकरण की क्या है, एक तरह से ड्रॉबैक है, एक कमी है। मंद तीव्र होना, रासायनिक समीकरण से इस बात का भी पता नहीं चलता कि अभिक्रिया तीव्र हो रही है या मंद हो रही है।
क्योंकि कोई हवाला नहीं दिया जाता रासायनिक समीकरण दर्शाने के दौरान कि अभिक्रिया तीव्र है या मंद है, इसके लिए कोई सिंबल यूज किया जाता हो, ऐसा कोई सिंबल यूज नहीं किया जाता। तो हमें अभिक्रिया की तीव्रता या मंदता के बारे में भी पता नहीं चलता, किसके सहायता से, रासायनिक समीकरण की सहायता। तो रासायनिक समीकरण की ये भी एक ड्रॉबैक है, एक कमी है। नेक्स्ट, ताप दाब उत्प्रेरक आदि की परिस्थितियों का भी पता नहीं चलता हमें। ताप दाब उत्प्रेरक है, किस कंडीशन में अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण से या रासायनिक समीकरण से हमें इस बात का पता नहीं चलता है कि ताप की उपस्थिति में या दाब की उपस्थिति में या उत्प्रेरक की उपस्थिति में किस कंडीशन के अंदर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है जो वो संपन्न हो रही है, इसका पता भी नहीं चलता। तो ये तीव्र मंद होना भी पता नहीं चलता, इसकी बारे में भी नहीं पता चलता। और हम बात करते हैं नेक्स्ट, ऊष्मा का अवशोषण और उत्सर्जन। रासायनिक समीकरण से इस बात का भी पता नहीं चलता है कि रसायन की अभिक्रिया जो है वो ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है, यानी कि उस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा का उपयोग हो रहा है, या फिर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा का त्याग हो रहा है। इसके बारे में भी रासायनिक समीकरण हमें जानकारी नहीं देती है। तो ये हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स हुए रासायनिक समीकरण की सीमाएं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रासायनिक समीकरण की 2 सीमाएं लिखिए। हमने आपको कितनी सीमाएं बता दी? 5 सीमाएं, यानी कि पूरा होने में कोई समय जो जितना लगेगा उसके बारे में पता नहीं चलता, सांद्रताओं के बारे में पता नहीं चलता, मंद तीव्र होने का पता नहीं चलता, उत्प्रेरक दाब और ताप की स्थिति का पता नहीं चलता, और न ही अवशोषण और उत्सर्जन ऊष्मा का पता चलता है। तो ये रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं थी। हम इस चैप्टर के अंदर एक रिएक्शन और थी हमारे पास, यहाँ पर प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं इनको। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, जो किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है? प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। क्या कहलाती हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पर हम बात कर लें प्रकाश संश्लेषण की। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें प्रकाश संश्लेषण किसमें पाई जाती है? ग्रीन प्लांट्स। किसमें पाई जाती है? ग्रीन प्लांट्स में पाई जाती है। इसमें क्या होता है? CO2 जो होती है, CO2 और H2O, ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में बोले तो प्रकाश, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2 का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? यहाँ पर 6 CO2 के अणु काम आते हैं और 12 किसके काम आते हैं? H2O के काम आते हैं। यहाँ 6 किसके बनते हैं? H2O के अणु, और 6 किसके बनते हैं? यहाँ पर ऑक्सीजन के अणु निर्मित होते हैं। ये जो अभिक्रिया है हमारे पास सनलाइट की उपस्थिति में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। किस में पाई जाती है? ये ग्रीन प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? ग्रीन प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। और एक रिएक्शन और है हमारे पास, और वो है H2 और Cl2 की क्रिया। दूसरी जो रिएक्शन है हमारे पास H2 व Cl2 की क्रिया। तो यहाँ पर H2 प्लस Cl2, तीर के निशान HCl, किसकी उपस्थिति में? लाइट की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में हो रही है? लाइट की उपस्थिति में हो रही है 2HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। कौन कौन कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जो होती है प्रकाश की उपस्थिति में किसे क्या बना लेती है? हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेती है। क्या बना लेती है? हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेती है। तो ये क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत चिर परिचित एग्जाम्पल, वह इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है हमारे पास प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो कि हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है, भोजन बनाने की विधि है। वहाँ पर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट रूपी भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। किसकी सहायता से? CO2 और H2O की सहायता से, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है, तो इस प्रकार ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ओके, आज इतना ही।